पीएसआईआर में इंटरनेशनल रिलेशंस का जिसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी, उसका हम लोग आज फर्स्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल स्ट्रक्चर एंड ज्योग्राफी ऑफ अ कंट्री इन्फ्लुएंस इज फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, हाउ डू दीज फैक्टर्स इम्पैक्ट द कोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए, इसका जो जनरल मीनिंग है ये बोल रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना अपने इंडिया की या फिर किसी भी कंट्री की, उनमें सोशल स्ट्रक्चर और ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट है। दो पार्ट्स हैं बेसिकली, ये दोनों पार्ट्स को हमको इक्वली एड्रेस करना है। तो अब उसमें वो लोग बोलेंगे कि भाई कैसे दो पेज लिखे हैं, ये बताइए सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा। एक तो आएगा आइडेंटिटी, जैसे अब इंडिया और अफ्रीका का कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, तभी तो इंडिया जो है नाम इनिशिएटिव किया है, उसमें नाम में इंडिया और अफ्रीका दोनों हैं। वैसे ही सिविलाइजेशन देख लीजिए, तमिल और श्रीलंका का, इंडिया ने आसियान जो में ज्वाइन किया है, जिसमें जो है ना ऑब्जर्वर जो स्टेटस है वो क्यों है, इसी वजह से। थर्ड है क्लास। अब देख लीजिए कि जो इंडिया में जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना वो एफडीए को प्रमोट कर रहा है, तो क्या है ये सोशल में ही आएगा। डायस्पोरा, ये भी सोशल तो है, कैसे इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है डायस्पोरा, तो ये आएगा सोशल में। ज्योग्राफी में क्या आएगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन। इंडिया जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो लॉन्च किया है, ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी को शो कर रहा है। स्ट्रेटजिक लोकेशन जैसे इंडो पैसिफिक, सागर इनिशिएटिव, क्वाड, नेबरहुड। अब पाकिस्तान के साथ इंडिया को रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना ही पड़ेगा, भले पाकिस्तान कितना भी खराब क्यों ना हो, हाँ, क्योंकि मंडल सिद्धांत ही बोलता है। चौथा जानते क्या है, हिमालय जो है ना इंडिया का बफर जोन है, बचाता है इंडिया, हाँ, नेचुरल बैरियर है ये। तो देखिए क्या है ना कि नेपोलियन ने भी कहा था कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा रोल है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि क्या है ना कि जो ज्योग्राफी है वो स्टैटिक है और जो सोशल स्ट्रक्चर वो क्या है, डायनामिक है, यही इसका बेसिक डिमांड है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द करेंट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड न्यू लिबरल डिसरप्शंस हाईलाइट द शिफ्टिंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। इसमें बेसिकली दो ही पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल और सेकंड बोल रहा है न्यू लिबरल। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई टेक्नोलॉजिकल और न्यू लिबरल में डिफरेंस क्या है। देखो, न्यू लिबरल मतलब इकोनॉमिक बोल रहा है। आपको पता है कि 1990 के बाद जो है ना इंडिया जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा था, उसमें टेक्नोलॉजिकल और न्यू लिबरल का योगदान बढ़ गया, जैसे एलपीजी रिफॉर्म। तो अब टेक्नोलॉजिकल में क्या क्या आएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आ गए थे क्या, डिजिटल टेक्नोलॉजी। देख लीजिए अभी जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है G20 में इंडिया, फिर साइबर सिक्योरिटी। अब देख लीजिए इंडिया जो है ना क्वाड के साथ मिल करके क्या कर रहा है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी देख लीजिए ना, नासा एंड इसरो। डिफेंस टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं कि अब भाई मैं नहीं खरीदूंगा, आत्मनिर्भर भारत, ये है टेक्नोलॉजी का। आपको एंगल में लिखना है, ऐसे नहीं कि एक एंगल लिख दीजिए। फिर ऐसे न्यू लिबरल में, अब न्यू लिबरल में क्या आएगा, पहले इकोनॉमिक पॉलिसी आएगा, और क्या आएगा, मार्केट ड्रिवन पॉलिसी आएगा, एफडीआई, एक टेस्ट पॉलिसी, ग्लोबल वैल्यू चेन आएगा। इंडिया ने आरसीबी को ज्वाइन क्यों नहीं किया है, उसको पता है भाई इसमें चाइना डोमिनेट करता है। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, जो नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, इससे हमारा जो डायस्पोरा रेमिटेंस भी आ रहा है ना, ये भी तो इसके अंदर आ जाएगा। हाँ, मोदी ने कहा है कि जो आज की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो इकोनॉमिकली ड्रिवन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया है ना आज के टाइम पे क्या है ना, रियलिज्म और आइडियलिज्म दोनों को फॉलो कर रहा है। तो कि आज का वर्ल्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट। रियलिज्म में कौन आएगा, कौटिल्य, और आइडियलिज्म में गांधी। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली कि इंडिया इज ऑफन सेड टू हैव रिच स्ट्रेटेजिक कल्चर कमेंट है। अब देखिए स्ट्रेटजिक कल्चर तो इंडिया है ही, लेकिन कल्चर तो है इंडिया में, लेकिन स्ट्रेटजिक कैसे है, मतलब कि उसका फॉरेन पॉलिसी में कैसा इम्पैक्ट है। अब लोग सोचेंगे भाई इसमें कैसे लिखे, टेम्पोरल अप्रोच, टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट है एंशिएंट टाइम पे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या बोलता है, मंडल थ्योरी कि वार होना चाहिए, अलायंस बनाओ। फिर आ जाइए बुद्धिज्म में, जिसने अशोका को भी इन्फ्लुएंस किया, धम्मा पॉलिसी, सॉफ्ट पावर। मिडिवल सोसाइटी में अखबार ले लीजिए ना, सेकुलर पॉलिसी, वसुधैव कुटुंबकम। मॉडर्न टाइम में नेहरू का नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, हाँ, गुजराल डॉक्ट्राइन, ये सब क्या है ना। फिर अभी करंट में क्या है, मल्टी अलाइनमेंट, जैसे क्वाड में भी इंडिया है और एससीओ ब्रिक्स में भी है। तो कहने का मतलब है कि जो आज का जो इंडिया है ना वो ध्यान रखना, चूंकि बढ़ लगाया है क्या, कमेंट, तो आपको लिखना है कि देखिए जो इंडिया की पॉलिसी है ना वो स्टेबल नहीं है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी
हो सकता है। देखिए जो आज का जो वर्ल्ड है ना, इंडिया दोनों को फॉलो कर रहे हैं, रिलीजन और आइडियलिज्म को भी, यही आपको लिखना था। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ब्रिटिश इंडियन पॉलिसी का इंडियन की फॉरेन पॉलिसी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है भाई कि ब्रिटिश ने इंडिया में 300 साल तक रूल किया है ऑलमोस्ट, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। जैसे उनकी जो पॉलिसी थी इम्पीरियल थी और एक्सट्रैक्टिव थी, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब यहाँ से रिसोर्स को ले जाके फिर जो है ना वहाँ से फिनिश गुड्स को बेचते थे वो। अब इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो करें लिखने के लिए? इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेसी। हम लोग जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है? वहीं से लिया गया है, तो ये आ जाएगा। यहाँ तक कि हमजाल भी क्या बोला है कि जो है ना ये पॉलिटिकली वी आर डेवलप्ड बट सोशली वी आर अंडर डेवलप्ड, यही है। स्ट्रेटजिक में देख लीजिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी देख ले, मैक मोहन लाइन जो आज तक चाइना की भी डिस्प्यूट है वो क्या है? ब्रिटिश लेगेसी भी तो है। बफर स्टेट इंडिया, नेपाल और चाइना। और कॉन्टिनेंटल शिफ्ट थ्योरी की मतलब जानते क्या है? मतलब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी थ्योरी बेसिकली है। हिमालयन फैक्टर्स मतलब क्या है कि हिमालय जो है ना इंडिया के लिए डिफेंसिव पर्पज है। फिर मिलिट्री में डाल दीजिए, सागर डॉक्ट्राइन आ जाएगा इसमें। लेकिन ध्यान रखना, आपको ये भी लिखना है काउंटर कि नहीं ऐसा नहीं है। इंडिया ने आजकल बहुत सारे बदलाव भी ला लिया है, क्योंकि इंडिया ने एंटी कॉलोनियलिज्म को फॉलो कर रहा है। जैसे नाम, दूसरी चीज़ कि इंडिया जो है ना मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सी राजा मोहन को ला सकते हैं, मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा सकता है। गुजरात डॉक्ट्राइन, तो ये सब है। यहाँ तक कि नेहरू ने कमेंट कर दिया है कि इंडिया कैन नॉट प्ले ब्रिटिश रोल इन एशिया नाउ, नहीं कर सकता है, यही इसका डिमांड है बेसिकली। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए क्या है ना कि जो कोल्ड वार जो हुआ ना, कोल्ड वार के बाद जो है ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हुई है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लोग बोलेंगे अरे भाई फैक्टर्स क्या लिखे? अरे भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डिवाइड कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक स्ट्रक्चरल फैक्टर है कि भाई कोल्ड वार एंड हुआ, मतलब जो है ना यूएसएसआर जो है ना डिक्लाइन हो गया, तो अब इंडिया को एक नया पार्टनर चाहिए था। तो इंडिया ने क्या लॉन्च कर दिया? लोकेस्ट पॉलिसी, लो चलो नियो लिबरलिज्म। फिर इकोनॉमिक फैक्टर, भाई बैलेंस ऑफ क्राइसिस आ गया, लो तो अब इंडिया को जो है अपनी इकोनॉमी ओपन करना पड़ा, लीजिए। स्ट्रेटजिक फैक्टर कि भाई अब भाई पावर गेम चल रहा है, पाकिस्तानी जो है ना एग्रेसिव हो रहा है, तो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, लो चलो। चाइना फैक्टर, भाई चाइना एग्रेसिव हो रहा है इंडो पैसिफिक में, लो क्वाड लॉन्च करो, चलो चलो चलो। फिर लीडरशिप रोल, पीएम मोदी बोलते हैं नहीं अब वो इंडिया नहीं रहा, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, योगा डिप्लोमेसी, हाउदी मोदी सब क्या है। फिर रीजनल डिप्लोमेसी बढ़ रही है, कैसे? जैसे इंडिया जो है ना ब्रिक्स में भी है और एससीओ में भी है और क्वाड में भी है, इसे कहते हैं नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। फिर सिक्योरिटी डिप्लोमेसी बढ़ रही है ना, आफ्टर 9/11 अटैक इंडिया ने सिक्योरिटी डिप्लोमेसी को ही बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो इंडिया है ना बेसिकली वो क्या था, वो पहले रिएक्टिव आइडियलिज्म था, अब क्या हो रहा है? प्रोएक्टिव प्रैग्मेटिज्म, जिसको बोलते हैं नियो क्लासिकल रियलिज्म। यही है आपको लिखना था बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए क्या है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है ना उसको कई, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में दो एक्टर होते हैं, एक होता है स्टेट एक्टर और एक होता है नॉन स्टेट एक्टर। तो स्टेट एक्टर मतलब गवर्नमेंट और नॉन स्टेट एक्टर मतलब होता है एनजीओ और मीडिया। तो ये दोनों जो है ना किसी भी कंट्री के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं, है ना। और इस चीज़ को बोला जा रहा है रॉबर्ट पुटनैम के द्वारा, जिसने बोला है 2 लेवल गेम थ्योरी। अब कोई बोले कि मुझे तो याद ही नहीं है, तो ये नहीं याद है तो याद कर लो, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। बात सिंपल सी है। हाँ आप डाल दीजिए, पहले तो गवर्नमेंट लिख दीजिए कि गवर्नमेंट जो है ना कैसे जो है ना, ध्यान रखना 3 चीज़ में बताना है। एक तो पहले ट्रेड में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, फिर कनेक्टिविटी में, फिर उसके थर्ड नंबर पे क्या है, माइग्रेशन में, टीसीएम, ध्यान रखिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ट्रेड को कैसे इम्पैक्ट करती है? गुजरात देख लीजिए, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अमेरिका के साथ है। फिर देख लीजिए कनेक्टिविटी में क्या लिखना है आपको, आप देख लीजिए ना, तीस्ता वाटर एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। फिर माइग्रेशन में क्या लिखना है, अरे भाई बांग्लादेश के साथ जो माइग्रेट आ रहे थे तो आसाम ने क्या किया है एनआरसी को लेकर के, वही लिख दीजिए। अब डायस्पोरा में आ जाइए, डायस्पोरा कैसे इन्फ्लुएंस करता है ट्रेड को। अरे भाई जो गूगल की जो सीईओ है ना वो इंडियन ही है, सुंदर पिचाई। हाँ यहाँ तक कि जोसेफ नाइब ने क्या बोला है कि डायस्पोरा डिप्लोमेसी इन्फ्लुएंसिंग सॉफ्ट पावर। फिर आप डाल दीजिए किसको उसमें, कनेक्टिविटी में गल्फ डायस्पोरा में पोर्ट डिप्लोमेसी या कनेक्टिविटी में। फिर डायस्पोरा का माइग्रेशन पे भी इम्पैक्ट है, कैसे? आप देख लीजिए इंडिया ने जो OCI कार्ड लाया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इससे माइग्रेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप चलते हैं बिजनेस लॉबीज में, यानी बिजनेस मैन पे। भाई ट्रेड में कैसे इम्पैक्ट करते हैं,
इंडिया ने आरसीपी को साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको पता है कि हमारे फार्मर्स को या फिर हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान होगा, क्योंकि चाइना बहुत पावरफुल है अभी। फिर सेकंड, बिजनेस ग्रुप में कैसे कनेक्टिविटी का, अदानी पोर्ट इंडो पैसिफिक में देख लीजिए। फिर बिजनेस ग्रुप का उसमें क्या इम्पैक्ट है, किसमें, माइग्रेशन पे। H1B वीजा नॉर्म्स बोलते हैं कि भाई इसको ईजी करो यार, क्यों बढ़ा रहे हो। कोर्ट्स को देख लीजिए, जो उसके जजमेंट होते हैं, FTA को इन्फ्लुएंस करते हैं, पोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। रोहिंग्या का देख लीजिए कोर्ट का जजमेंट। फिर नेशनल मीडिया का देख लीजिए कैसे इन्फ्लुएंस करता है FTA को, BRI प्रोजेक्ट। मीडिया ने ही हाईलाइट किया है चाइना के BRI प्रोजेक्ट को। और थर्ड चीज़, जो इंडिया ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है ना, ये मीडिया ने ही हाईलाइट किया था। तो आपको लिखना है, देखिए इसके ये तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी है क्या। इससे फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट का डर है, रिस्क है, पॉपुलिज्म है, स्लो डिसीजन मेकिंग होता है। तो हमको करना क्या चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। यही इसका वे फॉरवर्ड हो जाएगा और कंक्लूजन भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कहते कहे कि देखिए कहे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना कैसे इवॉल्व हुई है बेसिकली, है ना, आफ्टर 1998 के बाद। और फिर जो है ना उसमें इस PMO का, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, इन सब का क्या रोल है बेसिकली। तो देखिए इसमें सिंपल से जानते हैं आप क्या ले सकते हैं। देखिए क्या है कि पहले जो है ना, पहले इंडिया आइडियलिस्टिक था कि भाई मैं किसी में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, लो जाओ। अब इंडिया क्या है, बोले मैं तो भाई पार्टिसिपेट करूँगा। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्यों, क्योंकि है ना इंडिया ने जो है ना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है, लो। फिर कोलिजन पॉलिटिक्स बढ़ रही है, क्योंकि भाई रीजनल पार्टी बढ़ रही है भाई। जैसे वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, तमिलनाडु में DMK देख लीजिए। फिर फ्रिक्वेंट क्राइसिस भी आ रहे हैं ना, मुंबई अटैक, डोकलाम, पहलगाम अटैक, ये सब क्या है, क्राइसिस है बेसिकली। जिससे पता चल रहा है कि अब इंडिया जो है ना, जो पहले डिसेंट्रलाइज था फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, अब सेंट्रलाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि PMO का राइज हो रहा है। ये आप कह सकते हैं। PMO को क्या रोल है, PMO का क्या रोल है, बड़े बड़े डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी यही लेता है। जैसे G20 में हो गया है ना, समिट डिप्लोमेसी हो गई, कारगिल वार, ये सब क्या है, PMO का ही रोल है। तो लेकिन इसका अंदर दिक्कत क्या है कि ये ओवर सेंट्रलाइज्ड हो रहा है। सीरज अमोन ने क्या कहा है कि जो आज का जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर सेंट्रिक है। फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करता है, ये डिप्लोमेटिक कम्युनिकेट करता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा होता है। देखिए ये पढ़ा लिखा होता है, ये बड़े बड़े रिफॉर्म की बात करता है। फिर जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये स्ट्रेटजिक सपोर्ट करते हैं पॉलिसी एडवाइजमेंट में। जैसे अभी अजीत डोभाल जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसमें उन्होंने एडवाइस किया था। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, फाइनल डिसीजन यहीं पे बनता है, चाहे PMO हो, चाहे जो भी हो, चाहे MI हो। जैसे मान लो कोई भी अगर जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, ये सब जो है ना फाइनल डिसीजन यहीं पे बनता है। फिर आप ले सकते हैं तो क्या, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, कि पार्लियामेंट्री भी डिबेट करती है भाई कि हाँ इंडिया उसका एग्रीमेंट है कि नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इसका जो डिसीजन होते हैं जिसमें होती है कमेटी, जैसे स्ट्रेटजिक कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, इसका डिसीजन बाइंडिंग ही नहीं होता। तो PM इसकी बात मानते हैं लोग, मतलब कि एग्जीक्यूटिव का अराइज हो रहा है और लेजिस्लेचर का डिक्लाइन हो रहा है। लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि क्या है कि इंडिया को सुपर पावर बनना है ना, तो जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनको है ना स्टेबल रखना पड़ेगा और सबके साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है। तभी इंडिया जो है ना एक सुपर पावर की तरह जो है ना एक इमर्ज हो सकता है पूरे वर्ल्ड में।